Okay, so next question is from unit and dimension chapter where you are given a formula. यहाँ पर एक वर्क दे रखा है विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा के टी. तो आपको बेसिकली बीटा की डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा है ना. अब इसमें देखिए वर्क की डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ. वर्क की जो डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 L2 T माइनस 2. अगर किसी बच्चे को डाउट है कहां से आता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. तो यहां से आप वर्क की डायमेंशन निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन जो भी हम निकाल के लाएंगे इंटू बीटा स्क्वायर. राइट. अब अल्फा की डायमेंशन के लिए हम लोग यहां से दिमाग लगा सकते हैं. एक्स जो है वो डिस्टेंस है और अल्फा की डायमेंशन हम जानना चाहते हैं, के टी एनर्जी है. तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज अ नंबर. कोई भी पावर जो हम लगाते हैं वो एक नंबर है, तो एक नंबर है, सो इट इज डायमेंशनलेस विच मीन्स m0 L0 T0. राइट. दिस इज एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर है और ये है एनर्जी, यानी कि इसकी डायमेंशन वही डायमेंशन होगी जो कि वर्क की डायमेंशन है. तो मैं अल्फा की डायमेंशन अगर निकालना चाहूं तो अल्फा को लिख सकता हूं एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क. इट इज एल स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क. राइट. मैंने जानबूझ के उसको वर्क लिखा क्योंकि वहां पे वर्क का स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है तो मुझे फायदा मिल जाएगा. तो ये भी वर्क है और डिनोमिनेटर में एक और वर्क है, तो आप बीटा की डायमेंशन लिख सकते हैं. इट इज वर्क इन डिवाइडेड बाय लेंथ. कैसे? डिनोमिनेटर में एक वर्क है, यहाँ पे एक वर्क है और ऊपर एल स्क्वायर है जो डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो एल स्क्वायर बन जाएगा और आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एल आपके पास बचेगा. वर्क की डायमेंशन मैंने ऑलरेडी लिखी है आपके सामने m1 L2 T माइनस 2. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 L1 T माइनस 2. ठीक है. तो m1 L1 T माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा. यूनिट एंड डायमेंशन का ये क्वेश्चन है और इसका जो कैटेगरी है वो है इजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 विच इज बेस्ड ऑन जीनर एक्शन, जीनर डायोड. तो जीनर डायोड में क्या होता है कि जो जीनर डायोड होता है वो एक फिक्स वोल्टेज के बाद जितना भी करंट चाहिए उससे पास हो सकता है और ये रिवर्स बायस में जीनर एक्शन देखने को हमको मिलता है. रिवर्स बायस में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो करंट है उसका इस तरह का वेरिएशन होता है. सो दिस इज माय जीनर वोल्टेज. आफ्टर जीनर वोल्टेज the potential difference across diode remains almost constant, becomes almost constant. मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ. like this. So this is my VZ. ठीक है. तो इसमें जो जीनर वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है. इसका मतलब जब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा. ये कब की बात चल रही है? जब जीनर एक्शन स्टार्ट हो गया. अभी चेक करेंगे जीनर एक्शन स्टार्ट होता भी एक नहीं होता. तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जीनर एक्शन स्टार्ट हो गया. इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट होगा. तो इसमें जो करंट जाएगा बच्चों दैट विल बी 2.5 मिली एम्पियर. यहाँ से 2.5 मिली एम्पियर करंट जाएगा. यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा 5 मिली एम्पियर. इसका मतलब इस ब्रांच में से भी 2.5 मिली एम्पियर करंट जाएगा. ओके. अब एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना. देखो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है. जीनर एक्शन होगा भी कि नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं. मान लेते हैं जीनर एक्शन नहीं हुआ. तो अगर जीनर एक्शन नहीं हुआ होता और रिवर्स बायस होता तो इसके अंदर जो करंट होता वो था 10 डिवाइडेड बाय 3 मिली एम्पियर.
इतना करंट होता और यहां से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस आता 10/3 into 2 volt, which is 6.66 volt, which is more than 5 volt. Which means that अगर हम लोगों ने जीनर एक्शन मान लिया तो वो अच्छा किया, जीनर एक्शन माने बिना अगर हम सॉल्व करते, रिवर्स बायस में मान के सॉल्व करते, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज मोर देन 5, so डेफिनेटली जीनर एक्शन हैज स्टार्टेड और हमने जो किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको गच्चा दे सकता है, हो सकता है जीनर एक्शन स्टार्ट ही ना हो, तो इन दैट सिचुएशन जैसे मान लीजिए जीनर वोल्टेज अगर 5 के बजाय 7 होता तो फिर करेक्ट आंसर होता 10/3 मिली एम्पियर। लेकिन जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है, इसका मतलब जीनर एक्शन स्टार्ट हो चुका है और उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1। तो जीनर डायोड के क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में हमेशा होते हैं जेईई मेन के पेपर्स में, थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है जीनर एक्शन स्टार्ट ही ना हो और हम हो सकता है उसके हिसाब से आंसर दे दे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा और मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर का एक ही पेपर में अभी मुझे सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो एक फेयर वेटेज सेमीकंडक्टर का यहाँ पे दिख रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। इसमें आपको बताना है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक आइसोबारिक और एक आइसोकोरिक प्रोसेस, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क इन दिस साइकिल। तो देखिए ये जो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस है, इसका जो वर्क होता है वो होता है nRT ln V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल, है ना। अब ये देखना है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना, आपको एक्चुअली P1 V1 की वैल्यू दे रखी है, इट इज nRT यानी कि P1 V1 इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है T, ठीक। यहां से लेकर यहां तक जाने में प्रेशर चेंज हुआ एंड इट इज नॉट गिवन, कितना चेंज हुआ वो दे नहीं रखा। चलो आगे बढ़ते हैं। एन आर, एक काम करता हूं इसको मैं TA बोल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। TA, वेयर TA इज द टेम्परेचर ऑफ पॉइंट A, राइट। यहां से लेकर यहां तक, B से लेकर C तक का जो वर्क है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें जो वर्क आएगा, लेट्स से दिस इज माय W1, लेट मी कैलकुलेट W2, W2 will be equal to P delta V, P is the pressure and delta V is minus V1। इसका मतलब सेकेंड वाले प्रोसेस का जो वर्क है वो है माइनस P1 V1, और जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वर्क इज 0, सो द टोटल वर्क is equal to nRTA ln2 minus P1 V1, ठीक है। अब देखो हम लोगों को इन दोनों में रिलेशन निकालना है। अपने को पता है TA TB के बराबर है, TA is also equal to TB because this is isothermal process। मेरे को TC दे रखा है T और मुझे TB चाहिए, ठीक है। और ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो B से लेकर C तक जब आप जाते हैं तो आपका वॉल्यूम आधा हो रहा है, वॉल्यूम आधा हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर को भी आधा होना चाहिए। इसका मतलब चाहे तो आप यहां से लिख सकते हैं P1 into V1 is equal to nRT and P1 into 2V1 is equal to nRTB। TB is obviously equal to TA, so ये TAB है, ठीक है। तो P1 V1 से P1 V1 कैंसिल हो गया और ऐसा बोल सकते हैं आप कि TB इज इक्वल टू, मैंने शायद गड़बड़ कर दी, आधा नहीं, टेम्परेचर डबल होगा क्योंकि वॉल्यूम डबल होगा तो टेम्परेचर विल बी डबल, सो दिस इज 2 nRT TB into nR, this is also equal to nR into TA, right। so यहाँ पे एक 2 का फैक्टर और आएगा, so your answer will be
nRT ln4 -1। एक बार चेक करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो nRT ln4 -1, ये 1 है बच्चों, 1, दिस इज 1, सो द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान इजी कैटेगरी का है, हम लोगों को इजीली बी और सी के टेम्परेचर, वो तो यही दिख रहा था, मैंने बाय चांस उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया आधा, जबकि वो दिख रहा है कि जो बी वाला टेम्परेचर है वो ए वाले टेम्परेचर डबल है। वॉल्यूम यहां से यहां जाने में टेम्परेचर आधा हो रहा है, यहां से यहां जाने में डबल हो रहा है, तो टीबी इज ट्वाइस ऑफ टीसी, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को मैं वापस से इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जनरली जो भी जेईई मेन या एडवांस की तैयारी करते हैं उनको आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट पता होता है, आइसोबारिक का पता होता है, आइसोकोरिक का पता होता है। ऑल द प्रोसेसेस आर कंबाइंड इन वन सिंगल साइक्लिक प्रोसेस, बट सारे के सारे आसान थे, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं थी, तो सबसे उम्मीद है कि क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्मल एक्सपांशन से, अगेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से, केटीजी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले यूनिट से मान सकते हैं आप। So you are given a cube of side A made of 6 identical sheets. If the coefficient of linear expansion is alpha and the temperature is now made from this to this, the change in volume. You know volume is A cube. So अगर हम दोनों तरफ log लेते हैं तो ln V will be equal to 3 times ln A। दोनों तरफ हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करें तो डेल्टा V by V will be equal to thrice of delta A by A, and delta A by A is alpha delta T, right? Volume is A cube। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम आना चाहिए 3A cube alpha delta T। So the correct answer is 1। Straightforward question, direct question, easy category, thermal expansion chapter। Next question, if the intensity after passing through a Polaroid is 100 lumen। देखिए जब भी किसी पोलराइड के ऊपर हम लोग लाइट डालते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं, तो जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नोट है, तो जब इसको पोलराइजर से गुजारते हैं तो जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी हो जाती है आई नोट बाई 2, विच इज गिवन टू यू, इट इज 100। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट के सामने अगर आप पोलराइजर को 30 डिग्री से घुमा देते हैं, 40 डिग्री से घुमा देते हैं, किसी भी एंगल से घुमा देते हैं, तो एवरेज इंटेंसिटी जो कि आउटपुट में आती है उस पर कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब इसको अगर हम 30 डिग्री से घुमा भी देंगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर 100 ही होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर लॉ ऑफ मेलेस से कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है उनके दिमाग में वो आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला घूम रहा हो सकता है उससे आंसर निकालने की कोशिश भी करी हो उन्होंने, लेकिन बच्चों वो तो तब लगता है जब एक बार पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज कर चुके होते हैं और उसके बाद लगाते हैं एनालाइजर। जब एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में हम लोग रोटेशन करते हैं तब वो आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, वेयर आई नोट इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी एट एनालाइजर नॉट पोलराइजर। तो इस क्वेश्चन में तो ये कह सकते हो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ यही देखना था कि 30 डिग्री से घुमाने के बाद भी सिचुएशन तो वही है, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए हर डायरेक्शन एक जैसी है, वो रैंडम ऑसिलेशंस होते हैं, सो द एवरेज इंटेंसिटी विल रिमेन सेम एंड द करेक्ट आंसर शुड बी 2। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर यही लैंग्वेज है, यही क्वेश्चन है, तो यही आंसर है। ओके, क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा और क्वेश्चन जो है आपका वे ऑप्टिक्स चैप्टर से है, उसके सब टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन। हम हमेशा जब भी कहीं पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट की बात करते हैं जेईई मेन में, तो पोलराइजेशन का नाम जरूर लेते हैं, डिफ्रैक्शन का नाम जरूर लेते हैं, और पोलराइजेशन की क्वेश्चंस का यहाँ मौजूद होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जेईई मेन के लिहाज से आने वाले सामनों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से है और मुझे दिख रहा है इस पेपर में सेकेंड क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। वी हैव 4 पार्टिकल्स एंड ऑल द पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग along circle with same speed. Obviously if they are maintaining same distance then speed must be same.
तो वो सारे के सारे सेम स्पीड से ऐसे चक्कर काट रहे हैं। एंड इफ दे आर मूविंग अलोंग सर्कल देन देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपेटल फोर्स, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे ये सारे पार्टिकल्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। ओके, ये पार्टिकल यहाँ पे v स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए इसका फोर्स F है, इसका फोर्स F है, और इसका फोर्स जो है वो F प्राइम है। दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। So F cos 45 plus F cos 45, which is 2F into 1 by root 2 plus F prime must be equal to m v square divided by r. M is 1, r is 1, and F is g m1 m2 divided by, if this distance, this is radius, this is radius, this is also radius, so this is root 2 times radius. इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आएगा that will be g m1 m2 upon root 2 r का whole square, which is g into 1 square by 2. At the same time, if you want to calculate f prime, it is g into m1 m2, which is 1 square again divided by 4. Okay, ये वैल्यूज को जब आप यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 2। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन पहले भी जेई मेंस और एडवांस में पूछा जा चुका है। मुझे ध्यान है एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, हालांकि उस समय लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी कि 4 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, और थीम वो थी कि वो सर्कल पे भी रखें, इक्विडिस्टेंट भी हैं। तो ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने आंसर वही दिया था जो इसमें दिया है। और इसी तरह का क्वेश्चन पहले जेई मेन में भी, मतलब जेई मेन या कह सकते हो उस टाइप के जो एग्जाम्स है उसमें आ चुके हैं। 3 पार्टिकल वाले भी आ चुके हैं। 3 या 4 वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली इसमें पूछे जाते हैं। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम ग्रेविटेशन। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटेशन का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, और हो सकता है स्ट्रेटेजिकली ज्यादा हो, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर जो है 11th में पढ़ाया जाता है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई जगहों पे, कई स्कूल्स में 12th में कोर्सेज ठीक से नहीं हो पाए, तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने ये 12th वाले पार्ट को कम करके 11th वाले पार्ट का थोड़ा सिलेबस या स्पेशली उन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा रखा जो कि जनरली बच्चों को कंफर्टेबली करने में इजी रहते हैं। तो ग्रेविटेशन उन चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये हमारे आसपास की चीजों से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ग्रेविटेशन के बारे में हर कोई थोड़ा थोड़ा जानता है, इवन वो भी जानता है जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो मे बी स्ट्रेटेजिकली इसका वेटेज रखा गया हो, और मे बी बाय चांस ये वेटेज इसका ज्यादा आया हो। अगेन एक और क्वेश्चन ये देखिए ग्रेविटेशन से है। 2 planets आर रिवॉल्विंग अबाउट अ प्लैनेट विद T1 by T2। ये तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो T1 और T2 का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो ω2 और ω1 का रेशियो होता है। सो ω2 by ω1 इज 1/8। So if you want to calculate ω1 by ω2, it is 8/1। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम ग्रेविटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये मुझे शायद लग रहा है ये वास्तव में शायद मैं जो जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ सेम डायरेक्शन है। और कल परसों नर्सों के जो पेपर्स हैं, थोड़ा बच्चे उस चीज का ध्यान रखें। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी ये मुझे तीसरा या चौथा क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी मैंने एक वर्क वाला क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन ये फिर से आ गया हीट वाला, तो एक मैंने वो किया था एक्सपांशन वाला। तो 3 क्वेश्चन हीट के मुझे नजर आ रहे हैं। अगेन ये 11th वाले उन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है जो उम्मीद है उन सब बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ लिए होंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है, तो इसकी जो मैचिंग होगी वो 4 से होगी, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस सब जानते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ट्रिवियल क्वेश्चन है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन।
इसका करेक्ट आंसर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मैच कर रहा है 1 में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ये परफेक्ट 1 में मैच कर रहा है।